अरबी और संस्कृत ये दोनों बहुत प्राचीन भाषाएं हैं। नमाज एक संस्कृत का शब्द है कि इस प्रदेश की 3 बड़ी धरोहर हैं, गाय, गंगा और हिमालय। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर 60 साल के अंदर उन्हें मुख्य धारा से काटा। हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का भी हमें फायदा होगा। हम अरबी पढ़ते हैं, अपना अरबी का अलग फायदा है। लैंग्वेज के एतबार से कोई गलत तो हो नहीं सकती, और उसमें मालूमात के लिए अगर इसको पढ़ा जाए तो इसमें बच्चों को फायदा पहुंचेगा, ये अच्छी बात है। वो भूमि जहां साक्षात बद्री विशाल विराजमान है, वो जगह जहां भगवान शिव का धाम है, वो पवित्र स्थल जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वो जगह बड़े बदलाव की गवाह बनने जा रही है। क्योंकि अब उत्तराखंड के मदरसों में आपको संस्कृत के श्लोकों की गूंज सुनाई देने वाली है। यहाँ अजान और कुरान के साथ संस्कृत और संस्कृति के संगम की इबारतें लिखने जा रही हैं। इस्लाम को पढ़ने वाले ये बच्चे वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू संस्कृति को भी पढ़ने वाले हैं। अरबी और संस्कृत ये दोनों बहुत प्राचीन भाषाएं हैं, और मैं समझता हूं कि दोनों में सिमिलरिटी भी बहुत है। बाज अल्फाज जो है वो अरबी के संस्कृत में राइज हैं और कुछ अरबी में। अगर आप देखेंगे कि जैसे नमाज है, नमाज एक संस्कृत का शब्द है, और ऐसे ही जो अरबी का जो मादा है वो वेदों के अंदर कई जगहों पे ये आया है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को उनके मानसिक विकास के लिए, कौशल विकास के लिए हम प्रयासरत हैं कि वो हमारी अपनी जो तहजीब है एक दूसरा जाने। जहां देश के तमाम हिस्सों में लौ जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी नफरती और शर्मनाक हरकतों के साथ कट्टरपंथी मौलानाओं की तकरीरों से 2 धर्मों के बीच नफरत के बीज बोने की कोशिशें हो रही हों, आपस में फूट डालकर लड़ाने के प्रयास हो रहे हों, वहां अगर ये मुसलमान अपने प्रयासों से इस खाई को पाटने की कोशिशें कर रहे हैं तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। कि इस प्रदेश की 3 बड़ी धरोहर हैं, गाय, गंगा और हिमालय। हिमालय हमारे पर्यावरण से ताल्लुक रखता है। गाय की उपयोगिता यह है कि जिन माओं को दूध नहीं उतरता, अगर गाय का दूध बच्चों को पिलाया जाए तो उस गाय के दूध की क्षति को पूरा करता है। और गंगा हमारे लिए है जीवनदायिनी है। उत्तराखंड के सचिवालय में मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री मुफ्ती शमून कासमी और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान ये फैसला लिया गया कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले तकरीबन 416 रजिस्टर्ड मदरसों में वैकल्पिक विषय के तौर पर संस्कृत की शुरुआत की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यही है कि वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत को शामिल करने से बच्चों की भारत की विरासत में समझ गहरी होगी, बच्चों की शिक्षा में विविधता को बढ़ावा मिलेगा, 2 संप्रदाय में सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ेगा, बच्चों में धर्म के सम्मान की समझ बढ़ेगी। तो इसलिए हमने तय किया है कि हम अपने बच्चों को संस्कृत यानी एक ऑप्शन के तौर से हम उन्हें भी पढ़ाएंगे, और मैं समझता हूं कि वो फिर उसके बाद वो खुद ही पढ़ेंगे, इसलिए कि संस्कृत हमारी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर बड़ा इतिहास पिन्हा है। और मेरे गुरु आचार्य शम्स नवेद उस्मानी साहब, उन्होंने तो 18 साल वेदों पर रिसर्च किया था, मेरे गुरु थे, हमने वेद उनसे पढ़ा। एनसीईआरटी के सिलेबस से क्या फायदा होगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर संस्कृत को मदरसों में कितनी अहमियत मिलेगी, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम देहरादून के एक मदरसे में पहुंची। कर लिया गया। देखिए, हम इस समय मदरसे में हैं। यहाँ देहरादून का एक मदरसा है जहाँ हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम आप देख पा रहे हैं कि कुरान की पढ़ाई चल रही है, और लगातार इस तरह से मदरसों में शुरू से लेके अभी तक पढ़ाई ऐसे चलती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी की बुक्स भी लागू हो गई है।
मेरे साथ यहाँ जो टीचर हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो गई है, अब क्या क्या फायदे देख पा रहे हैं उसके? एनसीईआरटी की बुक्स के क्या बेनिफिट देखते हैं? ये बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए काफी अच्छा है, और अगर इसको पढ़ेंगे तो इससे उनके मालूमात में और ज्यादा इजाफा होगा। ये इसके पढ़ने के फायदे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के उपयोग के क्या क्या बेनिफिट्स देखते हैं बच्चों में आप? क्या फायदे होने वाले हैं? कोई नुकसान तो नहीं है इसका? जो चीज़ उसमें फायदे की होगी तो बच्चे उसको ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ उनके फायदे की नहीं होगी तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसके पढ़ने में कोई ऐसा नुकसान। जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत का अहम रोल है, क्या इसे आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं, कैसे देखते हैं आप? संस्कृत लैंग्वेज के एतबार से कोई गलत तो हो नहीं सकती, और उसमें मालूमात के लिए अगर इसको पढ़ा जाए तो इसमें बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा, ये अच्छी बात है। संस्कृत की भाषा, सारी भाषा जाननी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, मतलब आगे जाके हमारे भी काम आएगी और हम सिखा भी सके और भाषा भी बाहर भी जाके काम आएगी। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नई चीज़ अगर हम जान रहे इल्म के मुताबिक, दुनिया के मुताबिक हो, क्या है वो दीनी मुताबिक हो, अपने मजहब के मुताबिक हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, ऐसा लैंग्वेज अगर हम लेंगे, उसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए कुछ नुकसान भी नहीं है। फायदे के लिए तो फायदे है, हर लैंग्वेज का अपना एक फायदा होता है। जी ठीक है, हर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। क्या बेनिफिट आगे भविष्य में क्या देखते हैं? जैसे कुरान आती है, अरबी आती है आपको, इसके साथ संस्कृत आएगी तो कैसा लगेगा? जी वो लैंग्वेज है, उससे मुस्तकबिल में फायदा होगा, जरूरत होगी आने वाले मुस्तकबिल। जी, एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का असर दूरगामी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड इसे सरकार की एक शानदार पहल के तौर पर देख रहा है, क्योंकि बीते 60 सालों में उसने इस कौम को मुख्यधारा से कटा हुआ पाया, लेकिन अब नियत और नतीजे दोनों सामने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस एक साल के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है, लगभग 96% बच्चे हमारे पास हुए हैं एनसीईआरटी पढ़ करके। अब तक वो अरबी पढ़ते थे, सिर्फ अरबी पढ़ते थे या धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। आज उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ करके इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर 60 साल के अंदर उन्हें मुख्य धारा से काटा। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं। वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे, और गर्व करेंगे अपने प्रदेश के ऊपर और प्रदेश की धरोहरों के ऊपर, इसलिए कि इन तीनों चीजों का ताल्लुक धर्म से नहीं है, बल्कि इनकी उपयोगिता से है। लेकिन मदरसों में संस्कृत की एंट्री कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को पच नहीं रही है। वो इसके मकसद को शक की निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें इस प्रयास में मिलावट नजर आ रही है। उन्हें यह लग रहा है कि इसमें कोई एजेंडा है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि संविधान में मदरसे धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए हैं। मदरसे की तालीम का मकसद दीन की तालीम है। इसमें हिंदू संस्कृति और संस्कृत की कोई जगह नहीं है। संस्कृत के सिलेबस को भी साफ नहीं किया गया है। जहाँ तक मदरसों का सवाल है, मदरसों को जो बनाया गया था वो था सिर्फ इशाअत दीन के लिए। वहाँ पर दीन के अलावा बाकी जितनी भी तालीम है वो मदरसों का पर्पज़ ही नहीं है। जो इशाअत दीन वाले मदरसे हैं, जो सिर्फ दीन की तालीम के लिए मदरसे हैं, उनको उसका सिलेबस किस तरह से होगा ये उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। क्या होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने नहीं बताया। मगर जहाँ तक मदरसों का सवाल है, वहाँ पर सिर्फ दीन की तालीम का ही मकसद है। और जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो कि मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उसके अंदर बेसिक पर्पज़ उसमें इशाअत दीन का होता है। मदरसों की जब तालीम का पर्पज़ ही दीन की तालीम है, तो अब ये जो तालीम संस्कृत की ये करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ऐसे ही स्कॉलर्स और मौलवियों की वजह से इस कौम को नुकसान उठाना पड़ता है। धार्मिक कट्टरता को लेकर इनकी नफरती सोच ही है जो इन्हें मदरसों से आगे नहीं आने दे रही। दीनी तालीम के नाम पर कट्टरता का जहर घोलने वाले इन चंद मौलानाओं का असर सरकार के इन प्रयासों पर कितना पानी फेर पाएगा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार अपने फैसलों को लेकर गंभीर है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा मानती है, जिससे उत्तराखंड को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसमें कुछ नहीं है, केवल एक प्रचारात्मक कदम है राज्य सरकार का। इसने इतना फायदा जरूर हुआ कि भाजपा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उससे एक उछाल मिला उनको। भाजपा को भी अपने वोटर को ये बताना था कि हम सत्ता में आए 10 साल हो गए तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया। तो उसके लिए धामी जी आगे आए, उन्होंने एक झुंझुना मनवा दिया और इसके बल पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ये कहने की स्थिति में आगे देखो हम यूसीसी भी कर रहे हैं। दरअसल यूसीसी को लेकर कांग्रेस का विरोध जगजाहिर है। इसमें कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगती है। इस देश में हर किसी के लिए एक कानून हो जाएगा तो फिर धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आधार ही खत्म हो जाएगा और ऐसी सियासी पार्टियों की दुकानों पर ताला लग जाएगा जो जाति और धर्म के आधार पर बांट कर वोट हासिल करना चाहती है। अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।